नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है जीएस बूस्टर, जो कि पार्ट है तक्षशिला आईएएस बलिया का। और मैं हूं अनूप उपाध्याय। साथियों, नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह ने हाल ही में नेपाली संसद में एक ऐसा बयान दिया जिसने पूरे दक्षिण एशिया की राजनीति में नई बहस छेड़ दी। उन्होंने कहा कि भारत नेपाल सीमा विवाद केवल एक तरफा नहीं है। उनके अनुसार केवल भारत ने ही नेपाल की भूमि का कब्जा नहीं किया है, यानी कि अतिक्रमण नहीं किया है, बल्कि नेपाल ने भी कुछ भारत के भूमि पर कब्जा किया हुआ है। इस बयान के साथ उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि 1816 की सुगौली संधि के कारण उत्पन्न सीमा विवाद के समाधान में ब्रिटेन को भी जो है वो हस्तक्षेप करना चाहिए। यह बयान सामने आते ही नेपाल की संसद में भारी हंगामा शुरू हो गया। विपक्षी दलों, पूर्व राजनयिकों, सीमा विशेषज्ञों ने प्रधानमंत्री से पूछा कि आखिर वह कौन से क्षेत्र हैं जहां नेपाल ने भारतीय भूमि पर कब्जा किया है। कई सांसदों ने तो इसे नेपाल की पारंपरिक आधिकारिक स्थिति के विपरीत बताया और स्पष्टीकरण की मांग भी की। इसके बाद नेपाल के विदेश मंत्रालय को सफाई जारी करनी पड़ी। मंत्रालय ने कहा कि प्रधानमंत्री का आशय किसी नए क्षेत्रीय दावे से नहीं, बल्कि सीमा क्षेत्र में नदी की धारा बदलने, नो मैंस लैंड पर खेती, जिसको कि हम क्रॉस बॉर्डर ऑक्यूपेशन कहते हैं, इन सारी समस्याओं पर जो है वो ध्यान इंगित करने और भारत और नेपाल दोनों ओर से इस समस्या को सुलझाने के ऊपर जो है वह चर्चा थी। लेकिन इससे सबसे बड़ा प्रश्न यह शुरू होता है कि क्या भारत नेपाल सीमा विवाद वास्तव में केवल काला पानी, लिपू लेख और लिम्पुया धूरा तक ही सीमित है? क्या सोस्ता जैसे क्षेत्र जहां नदियों की धारा बदलने से सीमा निर्धारण जटिल हो गया है, इस विवाद का दूसरा महत्वपूर्ण आयाम है? और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, 1816 की सुगौली संधि, बदलती नदियां, हिमालय की रणनीतिक स्थिति और चीन की बढ़ती भूमिका के बीच भारत और नेपाल के संबंध भविष्य में किस दिशा में जाएंगे? इन्हीं सवालों का विश्लेषण आज हम करेंगे एक जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट की तरह, जहां हम फैक्ट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंटरनेशनल रिलेशन और स्ट्रेटेजिक इंप्लीकेशन के साथ जो है वो आपके साथ चर्चा करेंगे। साथियों, चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा कि यहां आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिले। और पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अंत तक देखिएगा तो आपको यह समझ में आएगा कि विवाद केवल लिम्पिया धुरा, काला पानी और लिपू लेख तक का नहीं है। विवाद के बहुत सारे क्षेत्र हैं जिस पर चर्चा करने की आवश्यकता आपको लगेगी कि महसूस होगा कि इस पर चर्चा करना चाहिए। हम जब चर्चा करेंगे तो हम ग्रेटर नेपाल के बारे में भी बात करेंगे। क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि बालेन शाह ने ग्रेटर नेपाल, जिस मुद्दे पर, जिस राष्ट्रवाद के नारे पर चुनाव जीता गया है, जिस राष्ट्रवाद के नारे पर बालेन शाह नेपाल में फेमस हुए, कहीं उसको फिर से जो है वो सेंसिटिव इशू तो नहीं बना रहे हैं? तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन का। और आज का टॉपिक है आपकी स्क्रीन पर, ग्रेटर नेपाल को लेकर बालेन शाह ने ब्रिटेन और चीन से मांगी मदद, सोस्ता भूमि विवाद क्या है, और इसी पर हमारी चर्चा होगी। द काठमांडू पोस्ट और द प्रिंट, दो जगह से हमने इसे लिया है। काठमांडू पोस्ट लिखता है, पीएम शाह बॉर्डर रिमार्क्स वर लिंक टू क्रॉस बॉर्डर लैंड यूज, से फॉरेन मिनिस्ट्री। काठमांडू पोस्ट का दूसरा लेख है, वो लिखता है, पीएम रिमार्क्स ऑन म्यूचुअल एनक्रोचमेंट, ड्रॉप कंसर्न ऑफ बॉर्डर एक्सपोर्ट गवर्नमेंट इन डैमेज कंट्रोल मोड। द प्रिंट लिखता है, पीएम बालेन शाह से नेपाल इंडिया बॉर्डर रोड नॉट वन साइडेड, बोथ एंक्रोच ऑन ईच अदर टेरिटरी। तो नेपाल भी भारतीय भूमि पर कब्जा किए हुए है, ऐसा बालेन शाह का स्टेटमेंट। साथियों, भारत और नेपाल के बीच लगभग 1850 किलोमीटर लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा है, जो हिमालय पर्वतीय क्षेत्र से लेकर गंगा के मैदानी भागों तक जो है वो फैली हुई। अगर भारत और नेपाल की, अगर आप मैप को देखेंगे तो मैप में ये पाएंगे कि भारत के 5 राज्य जो हैं उससे नेपाल की सीमा जो है वो साझा होती है। अगर हम पश्चिम में बात करें तो उत्तराखंड, दक्षिण में बात करें तो उत्तर प्रदेश, बिहार, पूरब में अगर हम बात करें तो वेस्ट बंगाल और सिक्किम, ये 5 राज्य जो हैं वो पूरा का पूरा जो है घिरे हुए। भारत नेपाल संबंधों की सबसे अनूठी विशेषता यह है कि दोनों देशों के बीच ओपन बॉर्डर सिस्टम लागू है। 1950 की भारत नेपाल शांति और मैत्री संधि के तहत दोनों देशों के नागरिक बिना वीजा और पासपोर्ट के एक दूसरे के देश में आ जा सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, रोजगार प्राप्त कर सकते हैं और पारिवारिक तथा सांस्कृतिक संबंध बनाए रख सकते हैं। इसी कारण भारत नेपाल सीमा को विश्व की सबसे खुली और सबसे अधिक मानवीय संपर्क वाली अंतरराष्ट्रीय सीमाओं में से एक माना जाता है। हालांकि यही खुलापन सीमा प्रबंधन के लिए आज चुनौती बनता जा रहा है। कई स्थानों पर गांव, खेत, बाजार और यहां तक के परिवार भी सीमा के दोनों ओर फैले हुए हैं। नदियों की बदलती हुई धाराएं, ऐतिहासिक मानचित्र की अलग अलग व्याख्याएं और सीमांकन संबंधित तकनीकी समस्याएं समय समय पर विवाद को जन्म देती रहती है।
और यही वजह है कि भारत नेपाल सीमा विवाद केवल जियोपॉलिटिक्स का विषय नहीं है, बल्कि इतिहास, भूगोल, सुरक्षा, स्थानीय आजीविका और द्विपक्षीय संबंधों से भी गहराई से जुड़ा हुआ मुद्दा है। भारत नेपाल सीमा विवाद की ऐतिहासिक जड़ साथियों 1816 की सुगौली संधि में निहित है। 1816 के सुगौली संधि यानी कि ट्रीटी ऑफ सुगौली के बारे में बात करें तो एंग्लो नेपाल युद्ध जो कि 1814 से लेकर 1816 तक हुआ, उसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के साम्राज्य के बीच यह संधि हुई थी। इस युद्ध में नेपाल की पराजय के बाद उनकी सीमाओं का पुनर्निर्धारण किया गया और पहली बार आधुनिक भारत नेपाल सीमा का औपचारिक आधार जो है वो तैयार किया गया। संधि की सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान ये था कि काली नदी, जो कि आपको उत्तराखंड के क्षेत्र में, वर्तमान के उत्तराखंड के क्षेत्र के बारे में हम बात करें, एक बार मैं मैप आपके सामने रखता हूं जहां से चर्चा करना आपको आसान होगा। साथियों, सबसे ज्यादा अगर आप देखें तो ये लिम्पियाधुरा आपको दिख रहा है और ये काला पानी आपको देखने को मिल रहा है और ये लिपू लेक जो है वो आपको देखने को मिल रहा है। विवाद जो है वो काली नदी, जिसे कि हम महाकाली नदी भी कहते हैं, जो कि भारत और नेपाल के बीच में पश्चिम की सीमा मानी जाती है। पहली नजर में यह प्रावधान स्पष्ट दिखाई देता है, लेकिन वास्तविक विवाद यहीं से शुरू होता है। समस्या यह है कि संधि में काली नदी का उल्लेख तो किया गया है, लेकिन स्पष्ट नहीं किया गया है कि नदी का वास्तविक उद्गम जो है वो कौन सा है। हिमालय क्षेत्र में कई छोटी धाराएं और जल स्रोत मिलकर काली नदी का निर्माण करते हैं। भारत का मत है कि काली नदी का प्रमुख स्रोत जो है वो जो ये काला पानी का क्षेत्र आपको देखने को मिल रहा है, ये क्षेत्र है। लेकिन अगर वही हम नेपाल की बात करें तो नेपाल कहता है कि वास्तविक जो स्रोत है, सोर्स है, वो लिम्पियाधुरा है। यदि भारत की व्याख्या स्वीकार करी जाए तो काला पानी और लिपू लेक जो है वो भारत के क्षेत्र में आते हैं। वही अगर नेपाल की व्याख्या की अगर हम बात करें तो काला पानी, लिपू लेक और लिम्पियाधुरा सहित 370 वर्ग किलोमीटर का जो ये येलो कलर का आपको एरिया नजर आ रहा है, ये नेपाल का हिस्सा है। और यही कारण है कि एक साधारण सा देखने वाला प्रश्न, काली नदी के वास्तविक स्रोत क्या है, सोर्स क्या है, यह भारत और नेपाल के बीच सबसे संवेदनशील भू राजनीतिक विवाद का केंद्र बन चुका है। यही ऐतिहासिक अस्पष्टता आगे चलकर तीन विवादित क्षेत्र जो आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं, लिम्पियाधुरा, काला पानी और लिपू लेक के दावे के प्रति दावों का जो है वह आधार बना है। साथियों, लिपू लेक, काला पानी और लिम्पियाधुरा पर हमने लगभग 15-20 वीडियो जो है वो आपके सामने रखा है, जिसमें हमने बहुत विस्तार पूर्वक इस पर चर्चा किया है। हमने बताया है कि 372 वर्ग किलोमीटर का ये जो पूरा का पूरा क्षेत्र है, ये हिमालयी क्षेत्र है जो भारत, नेपाल और चीन के ट्राई जंक्शन के एरिया में है। हमने यहां यह भी चर्चा किया है कि यह भौगोलिक दृष्टि से यह क्षेत्र दिखता तो बहुत छोटा है, लेकिन सामरिक दृष्टि से ही अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमने यह भी बात किया है कि नेपाल का तर्क है कि 1816 की सुगौली संधि के बाद अगर हम बात करें तो 1857 के जब युद्ध हुआ, 1857 में जब भारत में क्रांति हुई थी, तब नेपाल के राजाओं के द्वारा जिस प्रकार से भारतीय उस समय के जो ब्रिटिश इंडियन जो सेना थी उसको जिस प्रकार से हेल्प किया गया, उस हेल्प के बाद जो है वह कुछ क्षेत्रों को जो है वापस कर दिया गया। तो जो वापस किया गया उन्हीं क्षेत्र को लेकर जो है वो विवाद हमें देखने को मिलता है। नेपाल का कहना है कि ब्रिटिश काल के कुछ पुराने मानचित्र भी उनके दावों का जो है समर्थन कर रहे हैं और इसी दावे के आधार पर नेपाल ने 2020 में अपना नया राजनीतिक मानचित्र जारी किया था, जिसमें इन तीन क्षेत्रों को नेपाल के आधिकारिक नक्शे में शामिल किया था और ग्रेटर नेपाल के बारे में बात की। वहीं भारत का पक्ष यह है कि उत्तराखंड का यह पिथौरागढ़ जिला है जो हम देख रहे हैं, और भारत यह कहता है कि क्षेत्र में लंबे समय से भारत प्रशासनिक नियंत्रण रखा हुआ है। यहां भारतीय प्रशासन है, सुरक्षा व्यवस्था है, आधारभूत ढांचों का संचालन भारत के द्वारा किया जा रहा है। स्थानीय जनसंख्या का प्रशासनिक जुड़ाव भी जो है वो भारत के साथ है। भारत के अनुसार उपलब्ध जो भी ऐतिहासिक अभिलेख और राजस्व रिकॉर्ड है, उससे भारत के दावे जो है मजबूत हो रहे हैं। भारत यह भी कहता है कि नेपाल द्वारा प्रस्तुत जो भी मानचित्र और दस्तावेज की व्याख्या है वह विवादित है तथा वे क्षेत्रीय दावे के निर्णायक रूप से सिद्ध नहीं करते। सत्य, लिपू लेक जो आपको देखने को मिल रहा है, ये लिपू लेक पास आपकी स्क्रीन पर आपको देखने को मिल रहा है, इस विवाद का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। लिपू लेक पास क्योंकि यही ट्राई जंक्शन एरिया है और ये एक बहुत ही प्राचीन व्यापारिक और संपर्क मार्ग रखा है। यह कैलाश मानसरोवर जाने का यात्रा है। भारत के लिए हिमालय सीमा प्रबंधन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। चीन सीमा के निकट होने के कारण इसका सैन्य और रणनीतिक महत्व अत्यधिक बढ़ जाता है और यही कारण है कि विवाद केवल सीमा निर्धारण का प्रश्न नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा, सीमा प्रबंधन और हिमालय भू राजनीति से जुड़ा हुआ है। अब इसी में एक नया विवाद जो हमें देखने को मिल रहा है, जिस पर हमें चर्चा करने की आवश्यकता है, वह है सुस्ता को लेकर। आपके स्क्रीन पर इस मैप को देखिएगा। यह मैप अगर आप देखेंगे तो यहां आपको नेपाल और इधर आपको वेस्ट चंपारण, इंडिया का बिहार का वेस्ट चंपारण जिला दिखेगा। नेपाल का अगर जिला देखें तो वेस्ट नवलपरासी डिस्ट्रिक्ट आपको देखने को मिलेगा और यहां से आप देखेंगे एक नदी है जिसको कि हम भारत में गंडक कहते हैं, वही नेपाल में नारायणी रिवर के नाम से जाना जाता है। बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि यह एक ऐसा मुद्दा है जिसकी चर्चा बहुत कम होती है, लेकिन यह भी एक विवाद का मुद्दा है।
साथियों, नेपाल और भारत के सीमा विवाद में जब हम कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा चर्चा काला पानी, लिपुलेख और लिम्पिया धुरा पर केंद्रित है, लेकिन बालेन शाह के हालिया बयान को अगर ध्यान से समझा जाए तो कई सीमा विशेषज्ञों का मानना है कि बालेन शाह जो है वो सुस्ता जैसे क्षेत्र की ओर जो है और यहाँ के विवाद के बारे में जो है वो बात कर रहे हैं, और यहाँ का विवाद काला पानी के विवाद से बिल्कुल अलग है। सुस्ता नेपाल का जो हमने क्षेत्र बताया, हमने कहा कि ये पश्चिम नवलपरासी क्षेत्र है जो कि नेपाल में है और ये पश्चिमी चंपारण के बहुत करीब है, ठीक। जबकि नेपाल इसे कहता है कि भैया ये हमारा हिस्सा है, भारत कहता है कि ये बिहार के पश्चिमी चंपारण का हिस्सा है, और यही कारण है कि यह क्षेत्र लंबे समय से दोनों देशों के बीच में विवाद का विषय बना हुआ है। काला पानी विवाद की तरह यहां किसी संधि की अलग व्याख्या मुख्य मुद्दा नहीं है। सुस्ता विवाद का केंद्र जो है वो गंडक, जिसको कि हम नेपाल में नारायणी के नाम से जानते हैं, उनका प्रवाह है। भारत नेपाल सीमा के इस हिस्से का निर्धारण ऐतिहासिक रूप से नदी के प्रवाह के आधार पर किया गया था, लेकिन नदियां जो है वो इस क्षेत्र में स्थिर नहीं होती हैं। नदियां की धारा बदलती रहती है, बाढ़ के कारण नदी का नया मार्ग बनता रहता है, पुराना नदी पथ समाप्त हो सकता है, नई धाराएं सीमा की व्याख्या को जो है वो जटिल बनाती है, और यही स्थिति जो है वो सुस्ता के क्षेत्र में हमें देखने को मिलती है। साथियों, यहां अगर हम बात करें तो जब नदी अपना मार्ग बदलती है तब एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न जो है वो अपने साथ खड़ा करके जाती है कि सीमा पुराने नदी पथ के आधार पर तय होगी कि वर्तमान नदी पथ के आधार पर तय होगी, और यहीं से विवाद जो है शुरू होता है। पुराने मानचित्र में यह स्थिति अगर हम देखें और वर्तमान भूगोल दूसरी स्थिति जो है वो प्रस्तुत कर रहा है, यानी कि स्थानीय आबादी और कृषि भूमि का उपयोग तीसरी वास्तविकता को जो है वो दिखा रहा है। परिणाम स्वरूप भूमि के स्वामित्व और प्रशासनिक अधिकारों को लेकर बहुत सारे मतभेद यहां उत्पन्न हुए। अब कई विश्लेषक ये मान रहे हैं कि जब बालेन शाह ने कहा कि नेपाल भी कुछ स्थानों पर भारतीय भूमि पर कब्जा किया हुआ है, तो उनका संकेत संभवतः ऐसे सीमा क्षेत्रों की ओर है जहां नदी के मार्ग परिवर्तन, सीमा की तकनीकी जटिलताओं के कारण वास्तविक स्थिति अत्यंत पेचीदा हो चुके हैं। यानी कि मामला किसी सैन्य कब्जे से अधिक भूगोल, नदी विज्ञान, सीमा निर्धारण और स्थानीय भूमि उपयोग से जुड़ा हुआ है। सुस्ता विवाद यह दर्शाता है कि अंतरराष्ट्रीय सीमाओं की रेखाएं नहीं, बल्कि कई बार प्राकृतिक सीमाएं, विशेषकर नदियां, अपने मार्ग बदलकर दशकों पुरानी सीमाओं को भी विवादित बना देती। इसलिए सुस्ता विवाद को समझने के लिए हमें इतिहास से अधिक भूगोल को जो है वो समझना होगा, और यही कारण है कि सुस्ता भले ही मीडिया में कम चर्चा में हो, लेकिन भारत नेपाल सीमा विवाद को समझने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जा सकता है। अब नेपाल की राजनीति में बालेन शाह ने अचानक जो है इस मुद्दे को क्यों उछाल दिया, तो हमने कहा एंग्लो नेपाल वार जो कि 1814 से 1816 के बाद की स्थिति, जो हमें सुगौली की ट्रीटी देखने को मिलती है, उसके बाद की स्थिति है ट्रीटी ऑफ सुगौली की बात। तो नेपाल की राजनीति में दशकों से भारत नेपाल सीमा विवाद को मुख्यतः जो है वो इस प्रकार से दिखाया जाता है कि भारत ने नेपाल की भूमि का अतिक्रमण किया है, और इसी का जब जवाब प्रधानमंत्री बालेन शाह संसद में दे रहे थे तो कह रहे थे केवल भारत नहीं बल्कि नेपाल ने भी भारत के कुछ स्थानों पर जो है वो कब्जा किया है। तो यह बयान नेपाल की पारंपरिक राजनीतिक लाइन से अलग मानी गई। लेकिन बालेन शाह का वास्तविक संदेश क्या था? बालेन शाह का वास्तविक संदेश ये था, उनके जो बयान है उनका मुख्य उद्देश्य ये था कि सीमा विवाद जो कि एक बहुत जटिल और द्विपक्षीय समस्या है, इसे जो है वो सुलझाया जाए। उनका तर्क था कि भारत नेपाल सीमा दुनिया की सबसे खुली सीमाओं में से एक है, जहां दोनों देशों के नागरिक स्वतंत्र रूप से आवाजाही कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, सामाजिक संबंध मौजूद है। कई क्षेत्रों में वास्तविक भूमि उपयोग और आधिकारिक सीमा रेखा एक दूसरे से पूरी तरह से मेल नहीं खाती है। और यही स्थिति जो है कुछ विशेषज्ञों के द्वारा एक शब्द यूज किया जाता है जो कहा जाता है क्रॉस होल्डिंग ऑक्यूपेशन, यानी कि क्रॉस बॉर्डर लैंड यूज के रूप में वर्णित किया जाता है। मैं एक बार आपको एक चित्र दिखाता हूं जिसके बाद ये समझना बहुत ज्यादा आसान होगा। साथियों, आप देखिए, यहां आपको इंडिया दिख रहा है लिखा हुआ, यहां नेपाल दिख रहा है, क्रॉस होल्डिंग ऑक्यूपेशन। अब समझना है हमें कि ये शब्द क्या होता है, क्रॉस होल्डिंग ऑक्यूपेशन। साथियों, इसका अर्थ यह है कि किसी देश ने औपचारिक रूप से दूसरे देश की भूमि पर सैन्य कब्जा कर लिया, बल्कि इसका आशय उन परिस्थितियों से अगर आप समझेंगे, है ना, मतलब ये नहीं समझिए आप कि किसी ने कब्जा किया हुआ, किस हिसाब से समझिए, ये समझिए कि एक देश का नागरिक जो है वो दूसरे देश की सीमा के भीतर स्थित कृषि भूमि का उपयोग कर रहा है। सीमा निर्धारण वास्तविक भूमि उपयोग में कई प्रकार के अंतर दिखाई देते हैं। नदियों की धारा बदलने से पुरानी सीमाएं और वर्तमान भूगोल जो है अलग अलग हो जाते हैं। सुस्ता जैसे क्षेत्र में ऐसी ही जटिलता जो है समय पर सामने आती है। मान लेते हैं कि जो नदी आपको दिख रहा है, गंडक या नारायणी मान लीजिए इसकी धारा ये है, ठीक, लेकिन अभी नदी ने क्या किया, अभी नदी ने अपना मार्ग परिवर्तन करके इधर कर लिया, है ना। मान लीजिए अभी नदी यहां से इधर की तरफ जाने लगी तो ये भूमि बढ़ के यहां हो जाएगी। अब भारत ये कहेगा कि
नारायणी या गंडक के उधर का क्षेत्र नेपाल का और इधर का क्षेत्र भारत का है, तो भारत वाले अपना क्षेत्र यहां बढ़ा लेंगे। मान लीजिए नदी ने अपना मार्ग परिवर्तित करके इधर कर लिया, तो पता चला नेपाल के किसान जो है वहां खेती करने लगेंगे। इसी को क्रॉस होल्डिंग ऑक्यूपेशन कहते हैं और नदियों के धारा परिवर्तन से जो है इस प्रकार की समस्या आती है। बालेन शाह का संकेत ये था कि यदि सीमा संबंधी समस्याएं दोनों पक्षों में मौजूद है तो उसका समाधान आरोप प्रत्यारोप से नहीं बल्कि संवाद, संयुक्त सर्वेक्षण और कूटनीतिक वार्ता से निकाला जाना चाहिए। लेकिन नेपाल के कई राष्ट्रवादी समूहों और विपक्षी नेताओं ने इसे नेपाल की पारंपरिक स्थिति से को जो है वो कमजोर करने वाला बताया है। उनका तर्क है कि प्रधानमंत्री का यह कथन भारत नेपाल सीमा विवाद पर नेपाल के आधिकारिक दावे को कमजोर कर देगा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नेपाल की छवि खराब हो जाएगी। और यही कारण है कि बालेन शाह का बयान जो है वो नेपाल की राजनीति में एक तीखी बहस के लिए जो है वो शुरुआत कर दिया और उन्हें अपने देश की आलोचना का जो है सामना करना पड़ा। साथियों, भू राजनीतिक दृष्टि से देखें तो बालेन का बयान जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण संकेत दे रहा है। भारत नेपाल सीमा विवाद केवल किसने किसकी जमीन ली का प्रश्न नहीं है, यह इतिहास, बदलती नदियां, स्थानीय भूमि उपयोग, खुली सीमा व्यवस्था, सीमा प्रबंधन से जुड़ा हुआ एक बहुत ही जटिल मुद्दा है। लेकिन अब यह भी समझना है कि बालेन शाह ने यहां ये क्यों कहा कि इसमें ब्रिटेन को जो है वो आना चाहिए। सच, भारत नेपाल सीमा विवाद के बारे में अगर हम बात करें तो भारत नेपाल सीमा विवाद का ऐतिहासिक जड़ ब्रिटिश काल में नहीं था, इसलिए ब्रिटेन को जो है इस विषय में रुचि लेना चाहिए, हस्तक्षेप करना चाहिए, इसलिए बालेन ने यह बात कही। नेपाल का तर्क यह है कि कुछ 1816 की सुगौली संधि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच हुई थी। सीमा निर्धारण से जुड़े कई मूल दस्तावेज, सर्वेक्षण रिकॉर्ड और मानचित्र ब्रिटेन के अभिलेखागार में जो है रखे गए होंगे। इसलिए ऐतिहासिक तथ्यों को समझने के लिए ब्रिटिश रिकॉर्ड जो है एक महत्वपूर्ण स्रोत हो सकता है। और नेपाल यह भी तर्क दे रहा है कि सीमा विवाद की उत्पत्ति औपनिवेशिक काल की व्यवस्था से जुड़ी हुई थी, इसलिए उस दौर के अभिलेख समाधान प्रक्रिया में उपयोगी हो सकते हैं। हालांकि यहां एक महत्वपूर्ण भू राजनीतिक वास्तविकता सामने आती है कि भारत की विदेश नीति एक स्थायी सिद्धांत रहा है कि सीमा विवाद पे अगर किसी भी प्रकार का कोई भी डिबेट होता है तो ये जिस प्रकार से चर्चा हो रही है, भारत परंपरागत रूप से किसी भी प्रकार के थर्ड पार्टी मेडिटेशन यानी कि तीसरे पक्ष की मध्यस्थता को स्वीकार नहीं करता। और यह नीति केवल नेपाल तक सीमित नहीं है। भारत ने समान रुख जो है वो पाकिस्तान के लिए कश्मीर मुद्दे पर, चीन के साथ सीमा विवाद पर और अन्य पड़ोसी देशों के साथ सीमा विवाद पर रखा है। यानी कि भारत का मानना है कि सीमा संबंधी विषय राष्ट्रीय संप्रभुता से जुड़े होते हैं और उनका समाधान द्विपक्ष के माध्यम से होना चाहिए, किसी तीसरे पक्ष की एंट्री यहां नहीं होनी चाहिए। और इसी कारण अधिकांश भारतीय रणनीतिक विशेषज्ञ ने बालेन शाह के ब्रिटेन संबंधी सुझाव को व्यवहारिक समाधान की बजाय एक राजनीतिक टिप्पणी के रूप में जो है वो देखा। अब यहां बात चाइना की भी आ रही है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि कहीं ना कहीं छुप कर जो है वो चीन को भी इसमें एंट्री करने के बारे में जो है वो कहा जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि चीन के जो राजनयिक है उनके साथ चर्चा की गई है और कहा गया है कि आप भी जो है इस पर अपनी राय रखिए, आप भी इसमें इंटरफेयर कीजिए। यानी कि भारत नेपाल का जो भी सीमा विवाद है, इसको अगर हम केवल द्विपक्षीय दृष्टिकोण से देख रहे हैं तो यह अधूरा है। इसका पीछे तीसरा और अत्यंत महत्वपूर्ण आयाम जो है वो चाइना है। और इसलिए क्योंकि लिपू लेख दर्रा भारत, नेपाल और चाइना का ट्राई जंक्शन के क्षेत्र में आ रहा है। अत्यंत संवेदनशील हिमालय मार्ग है और यह भारत और तिब्बत के बीच प्राचीन व्यापारिक मार्ग भी है। कैलाश मानसरोवर यात्रा का भी प्रवेश मार्ग है। हिमालय सीमा प्रबंधन और सैन्य दृष्टि से रणनीतिक महत्व रखता है और यह क्षेत्र भारत चीन सीमा के निकट स्थित होने के कारण सुरक्षा दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील है। साथियों, वर्ष 2025 में जब भारत और चीन ने लिपू लेख मार्ग के माध्यम से कैलाश मानसरोवर यात्रा का पुनः प्रारंभ करने की सहमति दी थी, तब नेपाल ने आपत्ति दर्ज कराई थी। नेपाल का तर्क यह था कि लिपू लेख एक विवादित क्षेत्र है और उससे संबंधित किसी भी व्यवस्था में नेपाल की संवेदनशीलताओं को जो है वो समझना होगा। और यही बात है कि स्पष्ट हो जाता है कि यह विवाद केवल सीमा रेखा का प्रश्न नहीं है, बल्कि यह जुड़ चुका है भारत की हिमालय सुरक्षा रणनीति से, चीन के साथ क्षेत्रीय शक्ति संतुलन से, नेपाल की सामरिक स्थिति से और पूरे हिमालय भू राजनीतिक परिदृश्य। इसलिए आज जो काला पानी, लिपुलेख और लिम्पिया धारा विवाद देखने को मिल रहा है, यह केवल बॉर्डर डिस्प्यूट के रूप में नहीं बल्कि दक्षिण एशिया के उभरते इंडिया, नेपाल, चाइना स्ट्रेटेजिक ट्रायंगल के रूप में भी देखा जा सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें साथियों, तो अगर हम इसको और अच्छे से समझे, अगर हम इसको ज्योग्राफी और ज्योग्राफी के साथ अगर हम इंटरनेशनल रिलेशंस को भी लेकर देखें, अगर इसका लिंक करें, तो भारत नेपाल सीमा विवाद केवल एक समसामयिक राजनीतिक जो है मुद्दा नहीं है। यहां हम ज्योग्राफी के, भूगोल के हिसाब से बात करें तो रिवर कोर्स चेंज यानी कि नदी मार्ग परिवर्तन पर हमें ध्यान देना होगा। साथियों, सुस्ता जैसे क्षेत्र में सीमा विवाद का प्रमुख कारण अभी हमने चर्चा किया कि नदियों का मार्ग बदलना है। और जब कोई नदी बाढ़, सेडिमेंटेशन यानी कि अवसादन, इरोजन यानी कि कटाव के कारण अपना प्रवाह बदलती है, तो पुराना सीमा निर्धारण और वर्तमान भूगोल के बीच में अंतर उत्पन्न हो सकता है।
साथियों, यह नदियां द्वारा निर्मित जो भू आकृतियां हैं उनके परिवर्तन का जो अध्ययन है, जिसको हम फ्लूवियल ज्योमोर्फोलॉजी कहते हैं, भारत नेपाल सीमा के कई हिस्सों को समझने के लिए नदी तंत्र, अपरदन निक्षेपण और चैनल माइग्रेशन की अवधारणाएं जो है वो अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय सीमाओं का निर्धारण कई बार जो है वह नदी और पर्वत को जो है वो नेचुरल बाउंड्री मानकर किया जाता है। जियोमेट्रिक बाउंड्री, हिस्टोरिकल बाउंड्रीज और पॉलिटिकल बाउंड्रीज, ये सारे के सारे अगर हम बात करें तो ये कहीं ना कहीं जो है अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के निर्धारण के लिए रखा जाता है। भारत नेपाल विवाद इस बात का एक उत्कृष्ट उदाहरण है कि प्राकृतिक सीमाएं समय के साथ साथ जो है वो बदल रही हैं और ये और विवाद को बढ़ा रही हैं। साथियों, हिमालय क्षेत्र से बहुत सारी नदियां ऐसी हैं जिसको कि हम एंटीसीडेंट रिवर्स कहते हैं, यानी कि हिमालय के निर्माण से पूर्व की जो नदियां हैं। और हिमालय में कई नदियां जो पर्वत निर्माण से पहले अस्तित्व में आई हैं, बाद में पर्वतों को काटते हुए अपना मार्ग बनाई हुई। तो जैसे कि हम महाकाली की बात करें या अन्य हिमालय नदी प्रणाली का अगर हम अध्ययन करें तो हम ये इस बात को समझ सकते हैं। अगर हम आईआर के हिसाब से इस टॉपिक को देखें, इंटरनेशनल रिलेशंस के हिसाब से बात करें, तो यह विवाद भारत और नेपाल के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आर्थिक तथा रणनीतिक संबंधों से सीधे प्रभावित है। खुली सीमा व्यवस्था को बनाए रखते हुए सुरक्षा, व्यापार और स्थानीय समुदायों के हितों की रक्षा करना दोनों देशों के लिए एक जो है बहुत ही विकट जो है चुनौतीपूर्ण जो है वो परिस्थिति है। भारत हमेशा नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के ऊपर काम करता है और नेपाल भारत के लिए नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी में भी एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। सीमा विवादों का समाधान दोनों देशों के बीच विश्वास और सहयोग को मजबूत करने के लिए आवश्यक है। बालेन शाह के द्वारा ब्रिटेन का उल्लेख करना या चीन को इसमें बुलाना तीसरे पक्ष की जो भूमिका है भारत की स्थायी नीति के विपरीत है और सभी सीमा विवादों का समाधान केवल द्विपक्षीय वार्ता के माध्यम से जो है वो होना चाहिए। भारत नेपाल सीमा विश्व की सबसे बड़ी जो है वो अंतरराष्ट्रीय और खुली सीमा है और ये इस कारण से आंतरिक सुरक्षा चुनौतियां भी हमें इस क्षेत्र में जो है वो काफी ज्यादा देखने को मिलती है। चाहे हम यहाँ अवैध तस्करी की बात करें, नकली मुद्रा नेटवर्क की बात करें, मानव तस्करी की बात करें, अवैध प्रवासन की बात करें, सीमा पार आपराधिक गतिविधियों की बात करें। इसलिए सीमा प्रबंधन केवल कूटनीतिक मुद्दा नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय है और हाल के वर्षों में भारत ने सीमा क्षेत्र में सड़क, पुल, संचार नेटवर्क और रणनीतिक अवसंरचना की तीव्र विकास के ऊपर काम किया है। चाहे वो लिपुलेख सड़क परियोजना हो, चाहे हिमालय क्षेत्र के कनेक्टिविटी सुधार की परियोजना जो है इस पर भारत काम कर रहा है। साथ ही इस पूरे घटनाक्रम का विश्लेषण अगर एक जियो पॉलिटिक्स के हिसाब से अगर देखें, जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट के रूप में देखें, तो बालेन शाह का ये बयान केवल एक राजनीतिक टिप्पणी नहीं बल्कि एक रणनीतिक संकेत के रूप में दिखाई दे रहा है। पहला महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि उन्होंने नेपाल की पारंपरिक राजनीतिक लाइन से अलग हो जाकर यह स्वीकार किया है कि भारत नेपाल सीमा विवाद को केवल भारतीय अतिक्रमण के रूप में नहीं देखना चाहिए और इस प्रकार की अगर स्वीकृति हो रही है तो ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत नेपाल सीमा विश्व की सबसे खुली सीमाओं में से एक है जहां वास्तविक स्थिति कई बार राजनीतिक दांवों से अधिक जटिल हो जाती है। विशेष रूप से सोस्ता जैसे क्षेत्रों में विवाद का मूल कारण सैन्य या प्रशासनिक कब्जा नहीं बल्कि नदी की बदलती हुई धारा है। जब गंडक, जिसको कि नेपाल में नारायणी कहा जाता है, नदियां अपना मार्ग बदलती है तब पुराने मानचित्र, राजस्व रिकॉर्ड, वर्तमान भूगोल के बीच अंतर उत्पन्न हो जाता है। परिणाम स्वरूप सीमा निर्धारण का प्रश्न जो है वो जटिल हो जाता है। दूसरा, अगर सबसे महत्वपूर्ण पहलू की बात करें तो बालेन शाह के द्वारा ब्रिटेन को चर्चा में लाना संभवतः ऐतिहासिक अभिलेख और औपनिवेशिक काल के दस्तावेजों के अंतरराष्ट्रीय विमर्श का हिस्सा बनाने का हो सकता है। साथ ही नेपाल के दृष्टिकोण में बृहद नेपाल की यानी कि ग्रेटर नेपाल की जो चर्चा है उसको अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ले जाने की हो सकती है और इससे अंतरराष्ट्रीय सहानुभूति और समर्थन जुटाने की हो सकती है। साथियों, आप सभी जानते हैं कि किस प्रकार से चीन आंतरिक रूप से पीछे, पर्दे के पीछे से जो है वो भारत के खिलाफ कई सारी गतिविधियां करता है। पाकिस्तान उसका एक उदाहरण है। यह भी हो सकता है कि अभी बालेन शाह के द्वारा जो इस प्रकार का बयान दिया गया है उसके तुरंत पहले चीन के राजनयिकों से जिस प्रकार से मुलाकात हुई हो सकता है कि चीन जो है पाकिस्तान के साथ साथ नेपाल के साथ भी जो है वही काम करवाना चाहता है नेपाल के द्वारा जो पाकिस्तान के द्वारा करा के सीमा विवाद की बात करता है। तो इसको भी देखना जो है जरूरी है। हालांकि व्यवहारिक स्तर पर इसकी सीमाएं स्पष्ट है। भारत को विदेश नीति जो है वो लंबे समय से इस सिद्धांत पर रही है कि सीमा विवाद का समाधान जो है वो हम मिलकर करेंगे, किसी तीसरे पक्ष को इसमें एंट्री नहीं देंगे। तो अंततः मैं साथियों यही कह सकता हूं कि भारत और नेपाल केवल पड़ोसी देश नहीं बल्कि इतिहास, संस्कृति, धर्म और लोगों से जुड़े हुए साझेदार हैं। सीमा विवाद हिमालय की चोटियों से लेकर गंडक की बदलती धाराओं तक फैला हुआ है, लेकिन इसका समाधान किसी तीसरे देश के हस्तक्षेप से नहीं बल्कि तथ्य आधारित द्विपक्षीय कूटनीति में। बालेन शाह का बयान हमें यह याद दिलाता है कि साउथ एशिया में भूगोल केवल नक्शों से नहीं बल्कि नदियों, इतिहास और रणनीति, राजनीति से भी तय होती है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको
यह टॉपिक समझ में आया होगा और कैसा लगा सेशन जरूर बताएं। और अभी तक साथियों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते खेलते मुस्कुराते हुए जीवन का आनंद लीजिए। जय हिंद, जय भारत।